करते हैं। आज के लेक्चर में हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जो कल के लेक्चर में आपको दी गई थी, और कुछ फर्दर एरियाज डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल का एरिया आपने नोट किया होगा, इजी था। इस तरह बाकी जितने भी एरियाज हैं वो सारे इजी हैं, बस वो हमारे जो अहम एरियाज थे, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल्स, इन्वेंट्री, हाँ रिसीवेबल और पेएबल, कुछ थोड़े से, बाकी सारे इजी हैं। आज का भी सिर्फ एक कंसेप्ट आज का प्रोविजन एंड कंटीजेंसी वाला कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी सारे इजी हैं। और आप खुद से भी अगर रीड करें तो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक तसल्ली आपकी करवाने के लिए गो थ्रू करना जरूरी होता है, तो इसलिए हम डिस्कस सारे करेंगे, लेकिन वो इजी है। और आप खुद से भी रीडिंग करें, अगर हिम्मत करके खुद से पढ़े ना बाकी का सारा चैप्टर, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अभी तक के लेक्चर आपको 70 to 80% भी समझ आ गया, तो बाकी के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है खुद से पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर आप खुद से एक दफा पढ़ लें तो बेहतर है, पढ़ाऊंगा मैं जरूर, लेकिन एक दफा आपने रीडिंग की होगी तो क्वेश्चन आपको पूछने में आसानी होगी और मैं शायद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। होम असाइनमेंट की डिस्कशन पहले उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21, लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पता चल गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर है। दैट में बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लफ्ज से हमें पता चल गया कि बैंक के एरिया में से पूछ रहा है प्रोसीजर, और सारे नहीं पूछ रहा, सिर्फ बीआरएस के प्रोसीजर पूछ रहा है। तो फिर बताइए क्या प्रोसीजर है बीआरएस को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले कास्ट करे यानी टोटल करे कि उसने जो सम किया हुआ अमाउंट्स को वो ठीक किया हुआ, शाबाश। एक और एग्री बैलेंस एज पर कैश, यानी जो कैश बुक का बैलेंस है उसे एग्री करो किसके साथ, कैश बुक के साथ। स्टूडेंट कहेगा सर ये क्या लाइन हुई, एग्री बैलेंस एज पर कैश बुक विद कैश बुक। तो इसका मतलब ये हुआ जो बीआरएस में बैलेंस लिखा हुआ ना कैश बुक के मुताबिक, उसे असल में कैश बुक के साथ कंपेयर करके देखो कि वहां पे कितना बैलेंस है। और एग्री बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट। 3 प्रोसीजर हो गए। फिर इसके अलावा उसके बाद रिकंसिलिएशन तो बनी हुई है, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उनको चेक करें नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अगर नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट हो गए इधर ही काम खत्म, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर आपने 2 चीज काम करने हैं। एक, मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि क्यों इतनी देर हुई अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है। और यही प्रोसीजर आपने अनक्रेडिटेड चेक्स के केस में भी परफॉर्म करना है। बीआरएस होगी वेरीफाई। चलिए आगे सर, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका जी। कल लेक्चर में भाईजान कल लेक्चर में डिस्टॉर्शन आ रही थी, जरा उनसे पूछिएगा क्या क्या रीजन था। समझ ही नहीं आई, कुछ ना कुछ समझ तो आई होगी ना। हैंड भी नहीं खराब थी, इतने सोच की हैंड भी खराब नहीं हो सकती। अच्छा 1.5 पे पता नहीं चलता डिस्टॉर्शन है कि नहीं। अच्छा वहां पे मेरा ये भी पता नहीं चलता होगा लेक्चर भी है कि नहीं। ये लेक्चर किस सब्जेक्ट का है? नहीं ये हम पता करा, अब ठीक नहीं हो सकता वैसे, इतना मुझे पता है इशू, लेकिन फिर भी उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है ताकि आइंदा से ये इशू ना हो। और खास तौर पे जो चीज पब्लिकली जाती है ना यूट्यूब पे, वो तो अच्छी होनी चाहिए ना। बाकी के लेक्चर जो जैसे होते हैं इंटरनल कंट्रोल, इसलिए याद रखें ऑडिटर है ना, उसकी अपनी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर होता है उसमें तबाही फ्री होना, वो टेंशन नहीं लेता। ऑडिट रिपोर्ट में एक लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए ना उसकी नींदें हराम हो जाती है। क्यों भला? ऑडिट रिपोर्ट वो वाहिद पेज है जो सारी दुनिया के पास जाता है। तो अपनी जो घर के अंदर चीजें रहे उसमें जो ऊंच नीच हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाहर जानी है चीजें वो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप इसको करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा जैन कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट नंबर of cash transactions and recent non-current assets purchases have been financed by bank loan। कैश की ट्रांजैक्शन भी है और रिसेंटली बैंक लोन लेके फिक्स एसेट खरीदे हैं। दिस लोन इज रीपेबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब ये अगले 5 सालों में रीपे होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लोन।
रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ए बैंक रिपोर्ट। बैंक रिपोर्ट से क्या मुराद है? बैंक कंफर्मेशन। यूके की टर्म है बैंक रिपोर्ट, हम इसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल टर्म्स के मुताबिक? बैंक कंफर्मेशन। कहता है प्रोसीजर बताइए, आपने बैंक कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है फॉर द ऑडिट पर्पस फ्रॉम जेन कंपनीज बैंक एंड द सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट शुड बी कैरिड आउट ऑन दैट रिपोर्ट। यानी बताओ बैंक कंफर्मेशन कैसे ऑब्टेन करोगे और फिर बताओ उसको वेरीफाई कैसे करोगे। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, पिक किए दोनों रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बैंक कंफर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे जी मेरे भाई, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 1, क्लाइंट से सारे बैंक की लिस्ट ले। अब देखें हमने खींचना है इसको, हालांकि प्रोसीजर एक ही है, मैं सेंड कर दो, लेकिन अब उसको खींचना है, उसको कुछ। हाँ, स्टेप नंबर 1, क्लाइंट से सारे बैंक्स की लिस्ट लो। स्टेप नंबर 2, उनमें से सैंपल बेस पे कुछ बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड। गलत, बैंक और लायर्स में सबको कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। लिस्ट लीजिए, फिर उसके बाद कंफर्मेशन लेटर ड्राफ्ट कीजिए जिसमें वो इंफॉर्मेशन जो आपने कंफर्म करवानी है उसको इंक्लूड करे। समटाइम क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, समटाइम अदर भी इंक्लूड कर दीजिए। फिर क्लाइंट से ऑथराइजेशन लीजिए, अथॉरिटी लेटर साथ लगेगा तो बैंक जवाब देगा ना। फिर उसके बाद रिटर्न इनवेलप के साथ एक ऐसा लिफाफा डाल के जिसमें रिटर्न टिकट लगी हो, वो बैंक को सेंड कर दीजिए, ठीक है। और अपने पास नोट कर लीजिए कि आपने कंट्रोल पर्पस के लिए कि किस किस बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। ये हमारे 3-4 प्रोसीजर हो गए, क्लियर? इसी तरह होना चाहिए ना। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? सबसे पहले जो जवाब हमें आया, पहले देखें आया कि नहीं आया। नहीं आया, आप ज्यादा ही खींचना शुरू हो गए, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखें किनका जवाब, महीने बाद देखें किनका जवाब आया, किनका नहीं आया। जिनका नहीं आया उनको दोबारा फॉलो अप रिक्वेस्ट सेंड करें, दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दें। जिनका जवाब आ गया उनका देखें बैलेंस मैच करता है कि नहीं करता। अगर मैच करता है अच्छी बात है, अगर मैच नहीं करता क्लाइंट से कहेंगे कि उसको रिकंसाइल करें, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर बैलेंस के अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी देखेंगे, इंटरेस्ट वगैरह। क्या बैंक ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं? और अगर सारे सवालों के जवाब आप दिए तो अदर इंफॉर्मेशन क्या हमारे दूसरे एरियाज के साथ मैच होती है? ये अदर इंफॉर्मेशन जैसे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ मैच होता है, जैसे सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें दी गई है वो डिस्क्लोजर के साथ मैच होती हैं, ठीक है। तो ये हम वेरिफिकेशन, ये भी क्लियर ना। बैंक कंफर्मेशन, बैंक के एरिया में पढ़ा था ना, बैंक कंफर्मेशन की वेरिफिकेशन, वही पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक में अगर हम जो प्रोसीजर बताओ कंफर्मेशन ऑब्टेन करने का, और दूसरे में क्या कह रहा है, जब कंफर्मेशन आपके पास आ जाए उसको वेरीफाई कैसे करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है। पहला क्लियर हो गया। दूसरे की तरफ चलें। लिस्ट ऑफ फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स that should be carried out on the bank balance in Jain Company's financial statement। बैंक का पूरा ही एरिया पूछ लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा एरिया नहीं छापना, कंफर्मेशन वाला ऊपर लिख दिया। उसने कहा फर्दर प्रोसीजर, फर्दर का मतलब है इन एडिशन टू स्टेप 1। इधर जो बताया बीआरएस वाले रह गए, और भी 2 रह गए, वो तो जनरल है ना, वो भी लिखने चाहिए ना। ऊपर लिख दिए, चले अगर ऊपर लिख दिया तो फिर नीचे नहीं लिखना, क्योंकि फर्दर प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आपने ऊपर लिख दिया वो फिर नीचे ना लिखें। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस का तो नहीं है ना, जो भी है ऊपर अगर नहीं लिखा प्रोसीजर तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं दोनों पार्ट्स को मिला के एक ही दफा सारे प्रोसीजर छाप लूं? वो खुद ही लाता करता रहेगा ना कि पार्ट 1 का कौन सा, पार्ट 2 का कौन सा है। ऐसे नहीं करना, वो पार्ट्स के लिहाज से क्वेश्चन। अगर आप, अब सुनिए इंटरेस्टिंग चीज, पार्ट 1 लिख के सारी चीज पार्ट 2 की लिख दे और पार्ट 2 लिख के सारी रिक्वायरमेंट पार्ट 1 की छाप दे, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, वो 1 को काट के 2 और 2 को काट के आपका जो कहा जाता है ना कि हर पार्ट लहदा पेज पे स्टार्ट करे, वो मुझे कंफर्म नहीं, मेरी जजमेंट है।
वो किस लिए कहा जाता है, कभी आपने सोचा? ताकि उसको स्कैन करके अलग अलग लोगों के पास भेजा जाए। तो जिसके पास पार्ट 1 पहुंचेगा उसने पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट को सामने रख के चेक करना है ना। पार्ट 2 तो उसके तो पार्ट 1 के मुताबिक आपने सही नहीं किया होगा, वो सारा क्रॉस करके 0 नंबर, और पार्ट 2 के पास पहुंचेगा वो पार्ट 2 का सोल्यूशन सामने रख के चेक करेगा। तो इसी तरह होगा ना। इसीलिए नंबरिंग खास तौर पे ध्यान से आपने करनी है। क्लियर? ये आगे चलें। नेक्स्ट फिर के लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है जी? यू आर ऊपर कैफ 7 कंपनी ला किसने नोट किया भी नहीं होगा, इनको बताने की क्या जरूरत है? अगर हम बताएंगे तो फिर नोट करना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात हो जाने कभी। You are a part of the team on the audit of Fresh Meat Private Limited, which sells fresh. Required. List the audit assertions relevant to audit of cash in hand and state how would you obtain audit evidence to support those assertions. अब वैसे तो रिक्वायरमेंट इन इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट से मुझे पता चल गया है कि क्या लिख, लेकिन फिर भी उसने ऊपर जो कहानी बताई हुई है पढ़ के देख लेते हैं, शायद उसमें कोई काम की इंफॉर्मेशन हो। Part of the auditing audit Fresh Meat Limited, which sells fresh meat products through 25 retail outlets. Each outlet holds cash at the year end. 25 ब्रांचेस है, हर ब्रांच में कैश मौजूद है। Sales are made on cash as well as credit card. सेल्स कैश में भी की जाती है, क्रेडिट कार्ड में भी। एज ऑडिटर मुझे बताइए कौन सी सेल्स किस में रिस्क ज्यादा है? कैश सेल में रिस्क ज्यादा है, मिस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंक में चली जाती है ना, उसमें आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं पहले कि आप कैश के जरिए से भी फी जमा करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे कहते हैं बैंक अकाउंट है उसमें जमा करवाएं। ठीक है जी, पंजाब कॉलेज बैंक में। हाँ, जब मैं पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट था ना तो तब हम वहां पे काउंटर पे फीस जमा करवाया करते हैं, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क ज्यादा है। बार आगे चले। सेल्स आर मेड, हाँ मेरे जमाने में भी पंजाब कॉलेज नहीं बना, फ्रोन मेरे साथ ही बैठा करता था। मैं सीए में आ गया, वो मिसर निकल गया। चलिए आगे चलते। All the accounting records are maintained at the outlets and balances with the head office are reconciled on a monthly basis. कह रहे हैं कि बैलेंस रिकंसाइल होते हैं, वरना कैश वरना ब्रांच में आउटलेट्स पे पड़ा होता है। रिक्वायरमेंट ऑडिट assertions बतानी है और बताना है कि कैसे एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, और assertion किसकी? कैश इन हैंड की। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैं एग्जाम में बैठ के ये सोचूंगा कि क्या मुझे असर्शन सारी इकट्ठी बता देनी और फिर उसके बाद प्रोसीजर सारे इकट्ठे बता देने हैं, या कि हर असर्शन के साथ अलग-अलग प्रोसीजर बताना है? पहले असर्शन सुने, प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली हर असर्शन और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखा जाता है। प्रैक्टिकली ऐसे होता है। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली रिक्वायर नहीं किया, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि असर्शन लिखे, उसके आगे उसका प्रोसीजर, फिर अगली असर्शन, उसके आगे उसका प्रोसीजर। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा है और मुझे पता है कि कैश में उसने असर्शन वाइज प्रोसीजर्स नहीं दिए हुए, इसीलिए आप असर्शन सारी इकट्ठी लिख के उसके बाद प्रोसीजर सारे इकट्ठे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसने असर्शन वाइज कैश का एरिया असर्शन वाइज क्लासिफाई नहीं किया। लेकिन अगर आप समझते आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है और आप उन प्रोसीजर्स को असर्शन वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं शायद एग्जिस्टेंस का कर लूं, ठीक है, वैल्यूएशन का भी कर लो। एग्जिस्टेंस का कैसे करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन, और दूसरा वैल्यूएशन का कैसे करेंगे? देख लेंगे रियल वन है कि नहीं, नोट असल है कि नहीं। और कट ऑफ का कैसे करेंगे? कैश रिसीव्ड और पेमेंट के लास्ट नंबर को नोट कर, बिल्कुल। कंप्लीटनेस कैसे देखेंगे? फिजिकल और बुक बैलेंस को रिकंसाइल करके, ठीक है, रिकंसाइल करके, और बस हो गया। डिस्क्लोजर्स देखेंगे अगर आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं है डिस्क्लोजर, तो ये मेरा असर्शन वाइज बल्कि कर ही लिया हमने। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हर असर्शन के साथ लिख के स्पेसिफिक प्रोसीजर, वरना असर्शन सारी इकट्ठी
और प्रोसीजर इकट्ठे भी लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं भला? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिक्वायर नहीं किया उसने, और दूसरा हमें जो उसने सिखाया है, पढ़ाया है, जो मैटर हमें दिया है, उसमें कैश का एरिया असर्शन वाइज नहीं है। तो मैंने आपको बताया था आपको कुछ एरिया असर्शन वाइज मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। कुछ में कुछ असर्शंस को मेंशन किया, बाकियों को इकट्ठा कर दिया है। तो रूल ये है कि जिस तरीके से उसने स्टडी टेक्स्ट में प्रेजेंट किया ना इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग भी उसी तरीके से करेगा। जिस एरिया में उसने कंप्लीट क्राइटेरिया के एरिया में कंप्लीटनेस उसने अलग से पूछा है, तो कंप्लीटनेस का अलग से पूछता है क्राइटेरिया में। डेटर्स के एरिया में ये नहीं पूछता कि कंप्लीटनेस के प्रोसीजर क्राइटेरिया के केस में, क्योंकि डेटर के केस में कंप्लीटनेस के उसने अलग बताया नहीं, लेकिन डेटर के केस में एक पूछता है प्रोविजन के, वैल्यूएशन के, क्योंकि वो उसने अलग से प्रेजेंट किया है। तो जिस तरीके से उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया स्टडी टेक्स्ट में, टेस्टिंग भी वो उसको सामने रख के ही करेगा। क्लियर? ये कैश के डिस्क्लोजर होते होंगे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं होते होंगे। हमने तो लिख देना ना कि चेक तो करेंगे ना भाई, बाद में डिस्क्लोजर निकलते हैं कि नहीं निकलते अलग बात है। हम तो IFRS में एक दफा देख लेंगे, स्कैन कर लेंगे कैश से रिलेटेड डिस्क्लोजर है कि नहीं है। हो सकता है कि फॉरेन करेंसी हो और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर आ रहे हो, मैं भी, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है। मुझे IFRS 96 कौन पढ़ाता रहा तुम्हें IFRS? चले बस ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम। ओ वॉल्यूम 2 रह गया। आज लेक्चर पहले कर रहे थे, एंड में टाइम बचा, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैंने किए, मैं रेडी हैं, छोटे छोटे। जी भाई इसको क्लोज कर दीजिए। आज हम प्रोसीजर स्टडी करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस के। किसके? एक्सपेंसेस के। और एक्सपेंसेस के साथ ही रिलेटेड एरियाज भी आ जाएंगे। रिलेटेड एरिया से क्या मुराद है? एक्सपेंसेस है तो अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूवल का भी उसके साथ होगा, प्री पेमेंट का भी इसके साथ होगा, प्रोविजंस भी, प्रोविजन भी एक्सपेंस है ना, भी इसके साथ होगा। वैसे मेरा दिल कर रहा था पेरोल भी मैं इसके साथ जोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आप कहेंगे नहीं सर, हालांकि इशू कोई नहीं है। तो सर इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल एक है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी वाला, बाकी सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, अहम वाली चीज पहले कवर कर लेते हैं। क्लास में कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है प्रोविजन, काउंटिंग का एक्सपर्ट, काउंटिंग का गुरु, जो मुझे बताए प्रोविजन और कंटीजेंसी में क्या फर्क है? प्रोविजन रिकॉर्ड होती है, कंटीजेंसी रिकॉर्ड है, डिस्क्लोजर। शाबाश शाबाश। अच्छा, प्रोविजन का वर्ड सिर्फ लायबिलिटीज के लिए बोला जाता है कि एसेट्स के लिए भी? दोनों के लिए। कंटीजेंसी का वर्ड लायबिलिटीज के लिए कि एसेट्स के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी याद है, लेकिन रिकग्निशन का रूल डिफरेंट है। रिकग्निशन का रूल डिफरेंट है। अगर आउटफ्लो, सुन ले, आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है, ठीक है, और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं पॉसिबल है, डिस्क्लोजर, कंटीजेंसी डिस्क्लोजर। इनफ्लो प्रोबेबल है तो रिकॉर्ड नहीं करना, डिस्क्लोज करना है। इसका मतलब है, अच्छा इसका मतलब है, कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं, अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन, अगर इनफ्लो प्रोबेबल है तो कंटीजेंसी, डिस्क्लोजर आएगा। इनफ्लो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोजर आएगा, आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। ये कंसेप्ट है ना। आउटफ्लो का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और है, इनफ्लो का और है। इनफ्लो का क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, एक स्टेप आगे है प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है।
प्रोविजन के प्रोसीजर्स क्या होंगे अब सुनिए जरा, मैं पहले प्रोविजन की तरफ आपको लेके आ रहा हूं। वो अमाउंट जो रिकॉर्ड हुई है, एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग किस चीज की होती है? IAS 16 में शायद एक एडजस्टमेंट होती थी कि वो जो 10 साल बाद आपने उसको डिसमेंटल करना है, कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैपिटलाइज होगी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, ये क्या होती है? रीस्ट्रक्चर कर दिया, तीन चार फैक्ट्रीज थी, एक को बंद कर दिया, बाकी 3 के ऊपर फोकस करना है। तो उसमें 2 चीजें हम इम्पैक्ट आता था जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है। एक एम्प्लॉइज के ऊपर, उनको रिडंडेंसी प्रोविजन रिगार्ड करने, और दूसरा जो फिक्स एसेट्स हैं हेल्ड फॉर, उन्हें करंट एसेट में क्लासिफाई करना है। भाई ये याद है प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग? एम्प्लॉइज को इसमें मेजर पोर्शन जो है प्रोविजन में जो आता है, क्योंकि वो एसेट वाला तो एसेट में चला जाता है ना, प्रोविजन में जो आता है वो क्या है? एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन पे करनी है आपने, रिडंडेंसी। फिर प्रोविजन फॉर लीगल केस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी इसके एग्जांपल है। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी आ सकता था, लेकिन वो डेटर्स में कवर कर लिया, यहां नहीं लिखा। और मैं भी कोई और भी एक अदुका प्रोविजन काउंटिंग में आती है, लेकिन बहरहाल हमारे पर्पस के लिए ये सफिशिएंट है। प्रोविजन की सारी एग्जांपल्स हैं। अब आइडेंटिटी वो की तरह, क्योंकि जो आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज यही है। एग्री करते हैं सारी प्रोविजंस की एग्जांपल है। अब हमसे अगर वो पूछे कि बताओ प्रोविजंस को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो मुझे बताइए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कर रहा है कि जनरल सबकी बात कर रहा है? तो आइए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 1, लिस्ट लीजिए और एग्री कीजिए। क्या कह रहा है? जितनी भी प्रोविजन की लिस्ट लें और उनका टोटल करके देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल के साथ मैच होता है कि नहीं होता? होता है। इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर आ रही है वो इन्हीं सारी प्रोविजंस को ऐड करके बनी है। हमारे पास ब्रेकअप मिल गया। क्लियर? स्टेप नंबर 2, रिव्यू लिस्ट फॉर ओमिशन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बिजनेस। लिस्ट को रिव्यू करें। बाज़ औक़ात लिस्ट को रिव्यू करने से भी पता चल जाता है कि कोई आइटम मिसिंग है। ठीक है, कोई आइटम, जैसे वो कैसे आइटर को अपने नॉलेज से पता है क्लाइंट वारंटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जब प्रोविजन की लिस्ट को देखा उसमें प्रोविजन फॉर वारंटी आ नहीं रहा था। प्रोविजन फॉर इधर है नहीं है, इधर देखा, आइडेंटिफाई कर लिया। अभी लिख दे प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी छोड़े वो सीफा पे जाके लिखे। प्रोविजन फॉर वारंटी समझ आ गई है? लिस्ट हम अक्रूवल और प्री पेमेंट में भी यही काम करते थे, और हर क्लाइंट में एक चीज लाजमी निकला करती थी। हर दफा जाते थे क्लाइंट के अक्रूवल्स की लिस्ट को रिव्यू करते थे ना, हम कहते थे भाईजान हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा नॉलेज ये कहता है कि दिसंबर के महीने की सैलरी अक्रू होनी चाहिए, दिसंबर के महीने का बिल अक्रू होना चाहिए, बताइए किधर अक्रू नहीं किया। क्लाइंट कहता, हमेशा ये कहता था सॉरी सर जी हम कैश बेस के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो अक्रूवल एंट्री डालना भूल गया, आप बेफिक्र रहे, इस दफा आप एडजस्टमेंट प्रपोज कर दें, आइंदा से हम खुद से अक्रूवल की एंट्री डाल दिया करेंगे। वो साल कभी नहीं आता था जब क्लाइंट ने खुद से अक्रूवल की एंट्री डाली, कभी नहीं, वो कैश बेसिस के ऊपर ही करता है। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स में तो जाके कहते थे सर ये काम तो हम करते ही नहीं अक्रूवल वाला, ये तो आप लोग करते हैं। मैं कहा शाबाश तुम्हारे कंसेप्ट, वो प्रैक्टिस ही बन गई ना, हर दफा आइटर ने आके एडजस्टमेंट प्रपोज करवानी है, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी हमारी डाल दी। ये समझ आ गया? रिव्यू लिस्ट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आइटर नॉलेज ऑफ बिजनेस। कंपेयर विद लास्ट ईयर इन्वेस्टिगेट, क्या कर रहा है? इस साल की प्रोविजन की अमाउंट पिछले साल की प्रोविजन के साथ कंपेयर करो, इन्वेस्टिगेट करो, डिफरेंस है। अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टिगेट करो क्यों ज्यादा है, और अगर कम है प्रोविजन क्यों कम, और अगर सेम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब केस स्टडी सुनिए, उसने कहा क्लाइंट की सेल्स नहीं बढ़ रही थी, क्लाइंट की सेल्स, इस साल उसने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, डिस्काउंट ऑफर किया और वारंटी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी। नीचे आपने देखा प्रोविजन फॉर वारंटी आ रहा था, पिछले साल भी उतना, इस साल भी तकरीबन उतना, तो चूंकि कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसलिए रिस्क कोई नहीं है। रिस्क कैसे है?
भाई जब वारंटी पीरियड 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया, प्रोविजन भी बढ़नी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके पास ज्यादा सेट आएंगे रिपेयर होने के लिए, लेकिन सेम है। तो जहां पे चेंज होना चाहिए लेकिन फिगर चेंज नहीं हो रही, वो भी रिस्क है। समझ आई? कंपेयर किया लास्ट ईयर के साथ, इन्वेस्टिगेट किया, ये पॉइंट समझ आ गया। आगे जहां जहां ये पॉइंट आएगा एक्सप्लेन करने की तो बात जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चेक अमाउंट इज रीजनेबल। देखिए कि प्रोविजंस की अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? बाय डिस्कशन विद क्लाइंट। सर इस दफा प्रोविजन की अमाउंट इतनी है, पिछली दफा इतनी, क्या ये रीजनेबल है? ठीक है, बढ़ाई। क्लाइंट से जस्टिफिकेशन लेंगे उसकी अमाउंट की कि आपने कैसे इसको कैलकुलेट किया, किस असम्पशंस की बिना पे। वो हो सकता है हमें कहे कि स्ट्रेट अवे हमने कोई रेट लगा देते हैं, हो सकता है वो कोई हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आपको पता है डेटर्स की प्रोविजनिंग में भी 2 बेसिस होती है, एक होता है स्ट्रेट अवे रेट लगा दिया जाए, एक होता है एजिंग करके। तो इस तरह की जो भी बेसिस है, वो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में बेसिस थी ना, हो सकता है प्रोविजन फॉर वारंटी में, टैक्सेशन में भी इस तरह की बेसिस हो। टैक्सेशन में हम उसे कहेंगे भाई कैसे प्रोविजन रिकॉर्ड की, वो हो सकता है कि सर ये हमारा अंदाजा है, या पिछले साल इतनी रिकॉर्ड की थी, इस साल भी इतनी रिकॉर्ड कर ली, हालांकि पिछले साल की निस्बत इस साल प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो जो भी है क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़े, आपको लगे भाई मुश्किल एरिया है, एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा 2 एरियाज बता रहा हूं, बताइए किसमें एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, किसमें नहीं, या दोनों में करेंगे तो बता दें, या दोनों में नहीं करेंगे फिर भी बताएं। एक है टैक्स का एरिया, एक है टैक्स का एरिया और दूसरा है ग्रेजुटी का एरिया। दोनों में करेंगे। और एक है प्रोविजन फॉर बैड डेट का एरिया, उसमें नहीं करेंगे। प्रोविजन बैड डेट तो हम खुद एस्टिमेट कर सकते हैं, इतना काम आता है। हाँ, लीगल केस में हम एक्सपर्ट नहीं, टैक्स के केस में हम एक्सपर्ट नहीं, ग्रेजुटी वगैरह कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है, रिवैल्यूएशन हम एक्सपर्ट नहीं है। इन एरियाज में एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए हम कर सकते हैं। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, आपको पता है एस्टिमेट्स, जहां पे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स हो, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि बताए रीजनेबल है कि नहीं। फिर रिव्यू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। ये रिव्यू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब है? पुरानी जितनी भी प्रोविजन रिकॉर्ड की है वो कितनी क्यों एक्यूरेट थी? पुरानी जितनी भी प्रोविजन रिकॉर्ड कितनी क्यों एक्यूरेट थी? अगर पास्ट में प्रोविजन एक्यूरेट रिकॉर्ड करते रहे हैं, भी एक्यूरेट हो। इसको कहते थे, एक सीफैब का लफ्ज है, बोल दूं, इसको कहते थे, देखिए रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? पिछले सालों में जाके देखे एस्टिमेट सही होते। लेकिन नॉर्मली मैं लफ्ज बोलता नहीं, क्यों? स्टूडेंट कहता है सर आप हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी खराब करवाएंगे। अकाउंटिंग में तो हमने ये पढ़ा हुआ है एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं। भाई हम इसकी एस्टिमेशन की अकाउंटिंग एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, हम ऑडिट के नुक्ता नजर से देख रहे हैं कि पिछले सालों में एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बजाय रेट्रोस्पेक्टिव के हम हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का लफ्ज निकाला हुआ है, जिसमें हमारा रेट्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट भी डिस्टर्ब नहीं होता। इंश्योर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रोविजन का? आउटलॉ प्रोबेबल हो, मेजरेबल हो। IAS 37, शाबाश, आज ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं। रिलेट विद अदर एरियाज, ये क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो बैड डेट के एरिया के साथ रिलेट करो कि बैड डेट पे 10% रेट लगाया, तो बताओ वही प्रोविजन बैड डेट के साथ बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, टैक्सेशन है तो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स लायबिलिटी के साथ रिकंसाइल करो, या प्रॉफिट के साथ, टैक्स प्रॉफिट के साथ मैच करता है, लिंक होता है कि नहीं होता? तो यही कह रहा है जो प्रोविजन या एक्सपेंस जिस एरिया के साथ लिंक होता है, लिंक करके देखो। IAS 12, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई पहले, क्लियर? ये मैनेजमेंट ऊपर हो गया ना। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में, रिटन रिप्रेजेंटेशन में और रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या फर्क है? बिल्कुल ठीक, कुछ भी फर्क नहीं है जी। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग वो तो लॉ वाली है ना, जो लॉ ने कहा। ऑडिट में इनमें कोई फर्क नहीं होता। वो तो लॉ में कहा था ना, जब रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन देता है मुझे क्यों ना रिमूव किया जाए। नहीं, ऑडिट में तीनों टर्म्स एक हैं। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट वो हैं जो आई के आपने सिखाए, लेकिन इसमें मजाल है कोई क्वेश्चन आए? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आप सुनिए, कंसेप्ट यही है, लेकिन इसी के बेस पे आईकैप क्वेश्चन बनाएगा। फर्क क्या होगा असल में, जरा एनालिटिकली सोचिए। ये जो प्रोसीजर है ना, ये एग्रीगेट बेसिस पे है, सारी प्रोविजंस को वेरीफाई करने के लिए। जनरल आईकैप क्वेश्चन प्रोविजन में से पूछेगा, कहेगा जरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के प्रोसीजर बताओ। क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया प्रोविजन टैक्सेशन के प्रोसीजर बताओ। क्लाइंट ने इस साल 2.5 मिलियन की प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिकॉर्ड किया, जो कि पिछले साल 1.5 मिलियन थी। बताइए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब रिव्यू लिस्ट, पहला प्रोसीजर ही नॉट एप्लीकेबल। एक ही प्रोविजन है, कौन सी लिस्ट है? ओमिशन के लिए नहीं, एक ही है, लिखा हुआ है एक ही है, तो लिस्ट का कंपेयर लास्ट ईयर, वो तो उसने खुद बता दिया। देख रहे हैं अब आप ये सारा एज इट इज छाप के आ जाएंगे, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होगा यहाँ पे। अब बताइए, अब आपके ऑडिट का इम्तिहान है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? ये आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे। अगर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता दिए ना, या आपके जहन में आगे बताया किसी और ने, लेकिन आपके जहन में भी वो प्रोसीजर था, तो इसका मतलब अभी तक आपने जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े हैं आप कामयाब है। अब अटेंटिव होकर सुनिए जरा, आज के लेक्चर का सबसे अहम एरिया और इसका सबसे अहम क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला, एग्जाम में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके प्रोसीजर बताइए। डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ, क्या बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। और एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट को कंफर्म करेंगे, लेटर सेंड करेंगे, उससे इंक्वायर करेंगे इसका स्टेटस। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे उन अमाउंट्स के बारे में जिनमें एस्टिमेशन इफेक्ट होती है। एस्टिमेशन का इफेक्ट आता है, एस्टिमेट्स। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? क्या सब्सिक्वेंट स्टेटस देखना चाहिए? एफबीआर का सब्सिक्वेंट जो असेसमेंट ऑर्डर है वो क्या है? सब्सिक्वेंट ऑर्डर भी एक तो लॉयर ने अपना, सॉरी टैक्स कंसल्टेंट ने अपना ओपिनियन दे दिया ना, एफबीआर का भी असेसमेंट पढ़ना चाहिए सब्सिक्वेंटली अगर है तो। बिल्कुल ठीक। असेसमेंट ऑर्डर एफबीआर जो मांगता है कि भाई मेरे मुताबिक कितना टैक्स आप दीजिए, ठीक है। और सम टाइम हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि कोई लिटिगेशन चल रही है, लिटिगेशन, इसके प्रोसीजर बताइए। असल में लिटिगेशन भी प्रोविजनिंग में आता है। अब टैक्स के तो आपने 3-4 बता दिए, इसी तरह क्या प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस है, उसने क्वेश्चन में एक केस स्पेसिफिकली बताया, सिर्फ एक केस। क्लाइंट ने कोई भी केस बना, कोई कस्टमर का केस बना देगा, किसी एम्प्लॉय का केस बना देगा, सीएफओ का केस। फर्ज कीजिए वो कहता है कि कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उस प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, कस्टमर ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया। बताइए प्रोसीजर। एंटिटी के लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उससे इंक्वायर करेंगे, शाबाश। और अपना लॉयर भी एंगेज कर सकते हैं। ये मिलता जुलता एक ही प्रोसीजर, इसको मैं मान रहा हूँ। दोनों लिख सकते हैं अगर मार्क्स ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको एक ही प्रोसीजर मान रहा हूँ। लॉयर से पूछ लिया। और रिकग्निशन क्राइटेरिया देखें, ये मीट करता है कि नहीं, यानी प्रोबेबल और मेजरेबल है कि नहीं। प्रोबेबल है, उसमें मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ली जा सकती है। ये जितनी भी प्रोविजंस है ना कंटिजेंट, इन सब में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जा सकती है। और सब्सिक्वेंट स्टेटस भूल गए आप, लीगल केस का सब्सिक्वेंट स्टेटस भी देखना चाहिए कि नहीं। प्रेसिडेंट के पास केसेस इस इशू के ऊपर क्या होते रहे। और सबसे अहम चीज आप भूल गए, जिस एग्रीमेंट की बेस पे उसने केस फाइल किया है
जैसे कोई प्रोडक्ट सेल किया तो कोई वारंटी वगैरह दी होगी, वारंटी कार्ड होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती, उसको भी तो रीड करेंगे, उसको भी रीड बिल्कुल प्रोविजन बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि बाज़ औक़ात उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ये चीजें एहतियात करनी है। अगर वो एहतियात नहीं की उसने तो हमारे क्लाइंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। नहीं, वो बता देगा, हम खुद भी तो देखेंगे, वरना तो वो सब कुछ भी लायर बता देगा, फिर तो हमें प्रेसिडेंट भी लायर बता देगा, फिर तो सब्सिक्वेंट स्टेटस जो है डिसीजन वो भी लायर बता देगा, हमने खुद भी तो देखा। टैक्स वाले में क्या डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलिएशन चेक करेंगे? टैक्स वाले एरिया में कह रहे हैं ना, लीगल केस में तो नहीं कह रहे, इधर लीगल बिल्कुल रिकंसिलिएशन चेक करें, डिस्क्लोजर भी चेक करें, IAS 12 के मुताबिक है कि नहीं, रिकंसिलिएशन और डिस्क्लोजर IAS 12 का बिल्कुल ये एक और प्रोसीजर आ गया टैक्स वाला, शाबाश। प्रोविजन फॉर वारंटी, इसके प्रोसीजर बताइए। पॉलिसी देखेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करेंगे, एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं, वारंटी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। अच्छा, एक प्रोसीजर बता रहा हूं, आप बताइए कि रेलिवेंट है कि नहीं प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए। ईयर एंड के बाद या ड्यूरिंग द ईयर जो रिटर्न्स हुई हैं सेल्स, उनको एनालाइज करेंगे, या कस्टमर की कंप्लेंट्स जो हैं उनको एनालाइज करें। इन दोनों को बताइए, दोनों रेलिवेंट प्रोसीजर है कि नहीं। कंप्लेंट्स ज्यादा अहम है इसके लिए, वारंटी के लिए, क्योंकि ज्यादा कंप्लेंट्स का मतलब क्या है, ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसी तरह अगर सेल्स रिटर्न भी होती है तो इसका भी मतलब यही है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वारंटी की प्रोविजन इंक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हम बाद में पढ़ लेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में इसके प्रोसीजर आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग में दो एरियाज के ऊपर हमने फोकस करना है, एक फिक्स एसेट्स के ऊपर जो कि हेल्ड फॉर सेल होंगे, और दूसरा एम्प्लॉइज की रिडंडेंसी प्रोविजन के ऊपर। उसे रिडंडेंसी प्रोविजन कहते हैं अकाउंटिंग में, वो जो उसको जॉब से निकालते हुए कुछ ना कुछ 2-3 महीनों की सैलरी देते हैं उसको, चले जो भी कहते हैं उसको। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इसके अच्छा, ये मुश्किल एरिया है आपके लेवल पे, ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग मुश्किल एरिया है, लेकिन अगर आपने मुझे 2 से 3 प्रोसीजर भी बता दिए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आप अननोन एरिया जो है, अनसीन एरिया भी अटेम्प्ट कर सकते हैं काउंटिंग में। बताइए कैसे बारे में देखेंगे, क्या जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है 10 साल के बाद, वो उसकी बेसिस क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, वो अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं, डिस्काउंटिंग की गई है कि नहीं, डिस्काउंट रेट जो यूज किया गया है वो रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। और अगर एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक्सपर्ट को भी एंगेज, इसमें एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं वैसे, रीजन हाँ, अमाउंट डिस्काउंट रेट्स के लिए, क्योंकि फ्यूचर के जो डिस्काउंट रेट्स है वो कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट ही प्रेडिक्ट करेगा, उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए प्रोविजन क्लियर हो गया। ये प्रोविजन एसेट्स को जब रिकॉर्ड, वो सिंपल एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि जब इनफ्लो प्रोबेबल हो, असल में लायबिलिटीज के केस में रिकॉग्निशन या डिस्क्लोजर का रूल डिफरेंट है, एसेट्स के केस में रूल डिफरेंट है, वो सिर्फ यही बताया था, पहले भी 2-3 दफा बता चुका हूं। लायबिलिटीज के केस में आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड करना है, अगर पॉसिबल है या मेजरेबल नहीं तो डिस्क्लोज करना है। लेकिन एसेट्स के केस में अगर प्रोबेबल हो और मेजरेबल हो फिर भी डिस्क्लोज करते हैं, वर्चुअली सर्टेन तो फिर रिकॉर्ड करते हैं। आपको याद है वो इंश्योरेंस क्लेम होता है, वो अगर अभी चल रहा है, क्लेम इन प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन में है, तो हम मैनेजमेंट ये कहे कि सर हमें क्लेम मिल जाएगा, उसे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए कि डिस्क्लोजर। जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाले एडमिट ना कर ले रिटर्न फॉर्म में, ठीक है सर हमारा क्लेम फाइनल होगी इन्वेस्टिगेशन, हम आपको 100 मिलियन पे करने को तैयार है, जब तक वो अपनी लायबिलिटी ना एडमिट कर लें तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो एसेट है, और एसेट को तब रिकॉर्ड करना है जब वर्चुअली सर्टेन हो। कंटिजेंसीज की क्लासिक एग्जांपल के 2 क्लासिक एग्जांपल्स हैं, कंटिजेंसी 2 ही एग्जांपल आपने ध्यान में रखने हैं।
देखिए एसेट को आप भूल जाए। एसेट सिर्फ आपको केस स्टडी के लिए करवाया था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसकी एग्जांपल भी आपने देखा होगा सारी, हमने लायबिलिटीज आउटफ्लो वाली एग्जांपल ली है, इधर भी आपने आउटफ्लो वाली एग्जांपल्स लेनी है। एसेट के साथ इसको मिक्स ना करें, वो समझ लें हमारे सिलेबस में नहीं। सिर्फ आपको केस स्टडी, क्योंकि 2-3 केस स्टडी में ये कंसेप्ट यूज किया है, इसीलिए जब कभी प्रोबेबल और मेजरेबल की बात आती है तो मैं लायबिलिटी के साथ एसेट की एग्जांपल को भी लिंक कर देता हूं, ताकि केस स्टडी सॉल्व करते आसानी रहे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आपने एसेट्स की तरफ नहीं सोचना। कंटीजेंसी में 2 एग्जांपल्स हैं, क्या? लीगल केस और बैंक गारंटी। बैंक गारंटी, लीगल केस अगर आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो प्रोविजन में जाता है, अगर आउटफ्लो प्रोबेबल या मेजरेबल नहीं है तो डिस्क्लोज होगा, कंटीजेंसी में आएगा। होगा सेम, इवेंट वही है लीगल केस, उसके आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है मेजरेबल प्रोबेबल है कि नहीं है। और दूसरी एग्जांपल बैंक गारंटी। पता है आपको, एक बंदे ने दूसरे को गारंटी दी, हमारी कंपनी ने अब किसी दूसरी कंपनी की गारंटी दी बैंक को कि सर आप इस दूसरी कंपनी को लोन दे दे, अगर इसने पे ना किया तो मैं पे करूं। ये जो गारंटी होती है ना, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे ही दूसरे कंपनी ने डिफॉल्ट किया आपको पैसे अदा करने पड़ जाएंगे। इसको डिस्क्लोज करना होता है, इसको डिस्क्लोज करना। कंटीजेंट इंक्वायर कीजिए अप्रोच टू आइडेंटिफाई कंटीजेंसी, क्योंकि कंटीजेंसी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए उनसे पूछेंगे मैनेजमेंट से, बताइए आप कैसे कंटीजेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। इंस्पेक्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, उसमें सारी बैंक गारंटी वगैरह जो दी जाती हैं, जो लीगल केसेस होते हैं उनकी डिस्कशन होती है, और डायरेक्टर्स ने अपने एस्टिमेशन या अपना इरादा जो है वो डिस्कस करने के जरिए कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं कि हमने इस केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है इसकी, या कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है। उसके बारे में डिटेल बोर्ड मिनट्स में मिलेगी। कॉरेस्पॉन्डेंस विद लायर के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। बिजनेस प्रेस, ट्रेड जर्नल, ये बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक मैगजीन होते हैं, जैसे बिजनेस में आगे शायद कुछ टीवी चैनल भी ऐसे हैं जो बिजनेस न्यूज देते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह, बिल्कुल। तो समटाइम कुछ कंटीजेंसीज ऐसी होती हैं जो पूरी इंडस्ट्री के लिए होती हैं। आपको इस तरह की कंटीजेंसी जो पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई होती हैं, वो किसी ना किसी बिजनेस न्यूज़पेपर से, जर्नल वगैरह से, या जो रिलेटेड मीडिया है, बिजनेस रिलेटेड मीडिया, वहां से पता चलेगा। जैसे वो आपको याद होगा कि वो एपीएस का जब अटैक हुआ तो उसके बाद सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप अपने सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कीजिए, वरना आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है और आपको पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। अब ये वो इशू था, वो कंटीजेंसी या प्रोविजनिंग थी जो एक कंपनी के लिए नहीं, सारे सेक्टर के लिए रेलिवेंट थी। तो इस तरह की चीजें आपको फिर बिजनेस न्यूज वगैरह से मिल जाती हैं। सर्कुलराइज करवाएं लॉयर्स को और बैंक को। लॉयर को सर्कुलराइज करवाएंगे, कौन सी कंटीजेंसी पता चलेगी? पेंडिंग लीगल केसेस। बैंक्स को सर्कुलराइज करवाएंगे, जो गारंटीज दी हुई बैंक बता देगा। लीगल एक्सपेंसेस को चेक करें। अच्छा, ये लीगल एक्सपेंसेस को चेक कर, कंटीजेंसी के लिए भी रेलिवेंट है, प्रोविजन के लिए भी, क्योंकि ये असल में लीगल एक्सपेंसेस से रिलेट करता है, और लीगल एक्सपेंस दोनों जगह पे आ सकता है। कोई स्टूडेंट ये बता सकता है लीगल एक्सपेंसेस को चेक करने से प्रोविजन या कंटीजेंसी के बारे में क्या एविडेंस मिलेगा? कंप्लीट है कि नहीं? कैसे? लीगल एक्सपेंसेस को वेरीफाई करने, क्योंकि देखिए हम लीगल एक्सपेंसेस का एरिया नहीं वेरीफाई कर रहे, वेरीफाई कर रहे कंटीजेंसी या प्रोविजन का, प्रोविजन के लिए भी रेलिवेंट है। कैसे पता चलेगा लीगल एक्सपेंसेस को? मेरा जो जिंदगी का दूसरा ऑडिट क्लाइंट था ना, उसमें मैं जूनियर था, तो मेरे सीनियर ने मुझे लीगल एक्सपेंसेस का एरिया दिया और मुझे कहा कि इसकी 100% वेरिफिकेशन करो। 100%। मैं कहा सर जी इसमें तो मैंने तो ऑडिट में पढ़ा सैंपल बेस पे चेकिंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें 100% चेकिंग भी कर सकते हैं हम। लीगल एक्सपेंसेस उनमें से एक एरिया। मैंने कहा क्यों? कहने का इसमें रिस्क ज्यादा है। मैंने कहा रिस्क कहां से ज्यादा है? छोटी छोटी अमाउंट्स है, वकीलों को जो दिए पैसे, कोई 10,000 की पेमेंट है, 5,000 की पेमेंट है, 15,000 की पेमेंट है। कहता है नहीं, लीगल एक्सपेंसेस को जो आप वाउच करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसका मकसद लीगल एक्सपेंसेस के ऊपर एश्योरेंस ऑब्टेन करना नहीं है, इसका मतलब प्रोविजंस के ऊपर। इसलिए कि जरा गौर से सुनिएगा, सेंटेंस में रीजन आपको बता रहा हूं।
ये तो पॉसिबल है कि क्लाइंट हमें जो लिस्ट ऑफ केसेस देना, लीगल केसेस, उनमें से कुछ केसेस को वो गायब कर दे जो वो हार रहा है, ये तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई लीगल केसेस क्लाइंट के खिलाफ चल रहे हों और किसी वकील को पैसे ना दिए हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस में जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये पेमेंट किस केस की दी गई है, ये पेमेंट किस केस की दी गई है, और उन पेमेंट्स को लिस्ट के साथ क्रॉस मैच करते जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है ये कुछ 3-4 पेमेंट्स हैं, ये जिस केस की दी गई है ना वो लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो ये लीगल एक्सपेंसेस को चेक करना, असल में इसको रिलेट करना है प्रोविजन और कंटीजेंसी के साथ, ठीक है। नहीं, हाँ, वो केस मिट कर सकता है, लीगल एक्सपेंसेस भी मिट कर सकता है। लीगल, अच्छा, इससे तो एग्री करते हैं कि वो लीगल एक्सपेंसेस देगा जरूर क्लाइंट को, लॉयर को देगा जरूर क्लाइंट, ठीक। वो क्या कर सकता है, लीगल एक्सपेंसेस में ये, और ये भी नहीं कर सकता कि रिकॉर्ड ही ना करे। रिकॉर्ड ही नहीं करेगा तो उसे कैश बैलेंस उतना शो करवाना पड़ेगा या बैंक बैलेंस, जो कि उसके पास है नहीं। वो सबसे ज्यादा साइंस क्या लगा सकता है भला, कि लीगल एक्सपेंसेस ही हैं, उन्हें किसी दूसरे एरिया में मिसक्लासिफाई कर दिया, बिल्कुल। और आपको पता है हम स्कैन लेजर एनालिटिकल प्रोसीजर में जो इस तरह की मिसमैच अमाउंट होती है इनको हाईलाइट कर देते हैं। वो एरिया के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया की नेचर पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, नहीं, वो आपको अंदाजा हो जाता है, उसके नेचर को सामने रख के अंदाजा हो जाता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कंटीजेंसी के केस में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अब सुन लीजिए, आपने इसको रट्टा तो लगा लेना, कंटीजेंसी के प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रोविजन के प्रोसीजर्स क्या हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है आप रट्टा लगा लें। लेकिन तैयार रहिएगा, बहुत कम चांस, 20% चांस है सिर्फ कि आपसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। पास्ट में उसने कुछ साल पहले पूछा हुआ है कि प्रोविजंस के प्रोसीजर बताओ, कंटीजेंसी के प्रोसीजर पास्ट में। अब एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो ये क्वेश्चन पूछे, 80% चांस है आपसे केस स्टडी पूछेगा। और केस स्टडी में क्या पूछे, कैसे केस स्टडी बनाएगा, वो जनरल प्रोविजन या जनरल कंटीजेंसी के प्रोसीजर हरगिज नहीं पूछेगा, आपको स्पेसिफिक एक एग्जांपल दे देगा, कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की, रिस्ट्रक्चरिंग की, लीगल टैक्सेशन की, वारंटी की, लीगल बैंक गारंटी, कोई एक एग्जांपल दे देगा और आपसे कहेगा बताइए इसके प्रोसीजर्स। आपने वहां पे प्रोसीजर बताने होंगे, ठीक है। अब बैंक गारंटी है, वैसे आपके स्कोप से ज्यादा है ये क्वेश्चन, हायर क्वेश्चन है। बैंक गारंटी को कैसे वेरीफाई करेंगे, आपके क्लाइंट ने किसी दूसरी कंपनी को गारंटी दी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, ठीक है। अगर तो वो बैंकरप्ट होने के करीब है, इसका मतलब है प्रोविजन रिगार्ड करनी चाहिए क्लाइंट को। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल, तो ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख ली, फिर उसके बाद क्या हमें बैंक गारंटी बढ़ना चाहिए, कितनी अमाउंट की है, ठीक है, किस सिचुएशन में हमें पे करना पड़ेगी, क्या हमें यह भी देखना चाहिए। एक चीज और गैस करें, क्या एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट क्यों है, एक्सपर्ट से लॉयर, एक्सपर्ट से मुराद लॉयर है। जिस कंपनी की गारंटी है वो इस काबिल है कि नहीं, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में देख लिया, क्या ये कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, देखना है। अगर रिलेटेड पार्टी है तो फिर उसके लहदा से डिस्क्लोजर भी आएंगे मजीद, और मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड पार्टी होगी, किसी अनरिलेटेड पार्टी की गारंटी हम क्यों देंगे। तो ये क्लियर। आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट आपको क्या बताया, पहले आपको प्रोविजन और कंटीजेंसी के प्रोसीजर बताया जो आईकैप ने बुक में लिखे हुए, फिर आपको ये बता दिया कि आईकैप टेस्टिंग ऐसे नहीं करेगा। टेस्टिंग आपको किसी स्पेसिफिक प्रोविजन की एग्जांपल देके केस बना के कहेगा ये लीगल केस चल रहा है, इसके प्रोसीजर बताओ, ठीक है। वारंटी दी है, प्रोसीजर बताओ, टैक्स है, प्रोसीजर बताओ, हैंडल कर लेंगे आप। उसमें ज़हन में रखिएगा कि आपने जो प्रोसीजर बताने हैं ना, ये एज इट इज नहीं छाप देने, बल्कि उसके केस के लिहाज से रेलिवेंट प्रोसीजर बताने, जो भी उसने एग्जांपल क्वेश्चन में दी होगी। समझ आ रही बात, चलिए। हाँ जी, देखें उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने प्रोसीजर वो बताए जनरल और स्पेसिफिक वाले लिखवाए नहीं है। मैं लिखवा भी सकता हूं, लेकिन असल में मुझे कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है कोई और एग्जांपल दे दे। तो मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूं कि किसी भी किस्म की प्रोविजन हो जो मैंने डिस्कस किया, आप साथ साथ नोट करते जाए, किसी न किसी ने लिखे होंगे,
आप उसके साथ शेयर कर लीजिए, आप खुद से भी सोचिए, बल्कि मैं जब हमारा एंट्री टेस्ट ना सीए का, मुझे आज तक याद है, सीए का एंट्री टेस्ट हुआ करता था, उसे कहते थे पीपीटी। उसमें इंग्लिश का, ये अच्छे एएफसी है, उसमें इंग्लिश के लिए हम टीचर के पास गए, सर से कहा सर ये जैसे आप पूछते हैं टीचर से, सर जो आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड एसेज ना वो हमें बता दीजिए। सर ने एक्सपेक्टेड एसेज कुछ पॉइंट्स बता भी दिए। अब स्टूडेंट ना फरमाइश पे फरमाइश करता है। हमने कहा अच्छा सर ऐसा कीजिए, अब ये एसेज हमें लिख के भी दे दें, हम इसको याद कर लें। सर ने कहा नहीं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है एंट्री टेस्ट का आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद से ऐसे लिख सके। अगर आपको मैंने दे भी और वो आ भी गए, आपने रटा लगा भी लिया, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकेगा। मैंने अगर आपको ये प्रोसीजर दे भी दिए, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकेगा। आई कैप का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इस चैप्टर में, कि स्टूडेंट को ये चैप्टर कंप्लीट कर पढ़ने के बाद इस काबिल होना चाहिए, उसे कोई सा भी एरिया बता दे वो उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख रहा है। असल में इस काबिल होना है आपको, ठीक है। तो ये जे हाँ याद भी कर लेना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन केस स्टडी में आपने नोट किया होगा, केस स्टडी में जो आपने प्रोसीजर याद किए होते हैं एज इट इज नहीं लगते। कुछ प्रोसीजर ऐसे भी होते हैं जो इररेलेवेंट हो जाते हैं, और कुछ प्रोसीजर ऐसे भी होते हैं जो लिखे ही नहीं होते। सोल्यूशन में आप कहते हैं सर जी ये तो आपने प्रोसीजर में पढ़ाया ही नहीं है, ये तो नया प्रोसीजर आ गया। वो नया प्रोसीजर कैसे आया, क्योंकि केस स्टडी में उस इंफॉर्मेशन का जिक्र था। तो आपने कंसेप्ट सीखना है, रटा नहीं लगाना। रटा किसी हद तक लगाएंगे, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, मोर देन 70% चांसेस इस चीज का केस स्टडी पूछेगा, ठीक है। और केस स्टडी में ये नॉलेज तो यही यूज होगा, लेकिन हो सकता है ये रटा यूज ना हो, इसमें कुछ पॉइंट रेलिवेंट हो और कुछ नए पॉइंट भी हो, और ऐसा होता है। हर केस स्टडी में आपने देखना, हर केस स्टडी का सोल्यूशन आप पढ़ लें, उसमें आपको कोई ना कोई नया पॉइंट लाजमी मिलेगा। वो किस वजह से है, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। और आपने फिर इसमें आपने क्या घबरा जाना कि अच्छा जितनी मर्जी तैयारी कर लें, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो हमने नहीं पढ़ी, नहीं। बल्कि सिंपल उसको अपने नोट्स में, अपने प्रोसीजर में ऐड कर लें। अपने प्रोसीजर में जो आपके पास एरिया है, आपको पता चला जी इंश्योरेंस वाला तो हमने कोई एरिया पढ़ा ही नहीं हुआ, बुक में है ही नहीं, कोई बात नहीं, उसकी केस स्टडी आ गई है, उस एरिया को ऐड कर लें। आइंदा जब कभी इंश्योरेंस का केस आएगा वो प्रोसेस छाप देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली उसने जितना दाएं बाएं जाना था वो जा चुका है। अब अगर वो क्वेश्चन टेस्ट करेगा तो वो उसी एरिया में, पिछले 2-3 टाइम्स में इस तरह कर रहा है कि वो उन्हीं एरियाज में घूम के क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो आपको वॉल्यूम 2 जो है, इसीलिए वॉल्यूम 2 की इंपोर्टेंस मैं कहा करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो शायद आपके स्टडी टेक्स्ट में आई, कि आपने स्टडी टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन टेस्ट कर रहा है, उनको भी हमने पिक करना, लर्न करना। जब भी प्रोविजन का क्वेश्चन आएगा, हम 2 प्रोसीजर तो लाजमी लिख सकते हैं। पहला क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को भी मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन के साथ ही मिला रहा हूँ। अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आप दोनों को लहदा कर, वरना मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना और रिप्रेजेंटेशन लेना एक ही बात है। जो मैनेजमेंट के साथ ज़बानी कलाम में डिस्कस करते हैं उसी को रिटन फॉर्म में ले लें, वो रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। अगर मार्क्स ज्यादा है तो आप दोनों को लहदा लिखें, लेकिन अगर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगेन याद रखिए स्पेसिफिक प्रोसीजर के मार्क्स वो ज्यादा देगा एग्जाम में। वो जो स्पेसिफिक प्रोसीजर आप लिखेंगे, उसके जो जनरल इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं ना, जो हर जगह भी फिट हो जाते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम। प्री पेमेंट टाइम नहीं हुआ अभी, ठहर जाए। अच्छा 1 मिनट है, आपने मुझे सिर्फ बताते जाना है पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ। अक्रूवल्स ने, अच्छा ठीक है, 1 मिनट है। ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्री पेमेंट में समझ आ गया क्या कहना चाह रहा है? रिव्यू लिस्ट फॉर मिशन बेस्ड ऑन आइटम नॉलेज, अभी तो पढ़ाया है। अच्छा 1 मिनट है, अब कोई शोर नाम भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं, शोर नाम। ऑब्टेन लिस्ट एंड प्री पेमेंट्स का एरिया वेरीफाई करना है, उसमें एक ही आइटम होगी या बहुत सी आइटम्स? आपने सारी लिस्ट लेके उसको एग्री करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट के साथ कर लेंगे। फिर रिव्यू करना है कि कहीं कोई अपने नॉलेज की बेस पे कहीं कोई चीज मिट तो नहीं हो गई। हमें पता चला प्री पेमेंट में इंश्योरेंस कोई नहीं है, लेकिन क्लाइंट से पूछा, उसने कहा मैंने फिक्स एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो आपको अपने नॉलेज की बेस पे अंदाजा आना चाहिए कि नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीपेड होता है।
नॉर्मली रेंट, आप पूछे क्लाइंट से बिल्डिंग किराए की है कि अपनी है, उसने कहा किराए की, किराए की, तो प्रीपेड रेंट होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि रेंट आपको पता है नॉर्मली एडवांस में पे किया जाता है, उसका कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं। कंपेयर विद चाचू की बिल्डिंग है, फिर तो रिस्क बढ़ गया, रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस में नहीं होगी। कंपेयर विद लास्ट ईयर एंड इन्वेस्टिगेट, क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ये अजीब बात आने लगी है, कह रहा है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट का सैंपल सेलेक्ट करो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करो, बाकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई, बैंक स्टेटमेंट में देखो बाकी पेमेंट हुई कि नहीं, और देखो ये रेंट के बाद उसकी एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी। प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए साल के बाद किस अकाउंट में? रेंट एक्सपेंस अकाउंट में। प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट होनी चाहिए बाद में इंश्योरेंस एक्सपेंस में। रिलेट विद अदर एरियाज, क्या मतलब? जिसकी प्री पेमेंट है उसके एक्सपेंस के साथ रिलेट करके देखो। भाई ये सारे पढ़े थे ना, अक्रूवल्स का किधर है? अच्छा एक मिनट है, एक मिनट, ना मेरी ना आपकी वेजेस एंड सैलरीज वाला ये नहीं करवाता, ये कल करवाऊंगा। अदर वाला सिर्फ इस वजह से कि प्री पेमेंट के साथ मैच करते जाए, मैच होता है कि नहीं। ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, रिव्यू लिस्ट फॉर ओमिशन बेस्ड ऑन आइटम नॉलेज ऑफ बिजनेस, नहीं क्या मतलब? एक मिनट भाई, और कोई नहीं बोले। हमने देखा क्लाइंट में अक्रूड लायबिलिटीज आ रही थी 50 में, हमने कहा ये क्या चीज है, उसने कहा ये लिस्ट है सर, लिस्ट का टोटल करके देखेंगे मैच होता है कि नहीं। फिर लिस्ट में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई। आपके ख्याल में अक्रूड एक्सपेंसेस की लिस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अक्रूवल्स होनी चाहिए, जैसे बिजली का बिल वगैरह की अक्रूवल होनी चाहिए, सैलरीज की अक्रूवल होनी चाहिए, इंटरेस्ट पेएबल होना चाहिए, भाई यही चीजें होनी चाहिए। देख लेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे सैलरीज किस तारीख को पे करते हैं, कहेगा हर महीने की 5 तारीख को। हमने देखा तो अक्रूड सैलरी आ ही नहीं रहा था, अपने नॉलेज की बेस पे हमने अंदाजा लगा लिया कि अक्रूड सैलरी लिमिटेड है। कंपेयर विद लास्ट ईयर इन्वेस्टिगेट, अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है पिछले साल भी अक्रूवल रिकॉर्ड, इस साल भी अक्रूवल रिकॉर्ड, अमाउंट इस साल हो सकता है बहुत कम हो, क्यों कम है? सेलेक्ट सब्सिक्वेंट पेमेंट एंड, अच्छा सेलेक्ट सैंपल, सैंपल सेलेक्ट करना है हमने, जैसे इधर सैंपल को सेलेक्ट किया था ना, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ प्री पेमेंट, उसी तरह सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ अक्रूवल, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ अक्रूवल, उधर ही शायद एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। सेलेक्ट सैंपल ऑफ, ले यार ऑफ एंड चेक, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा? अक्रूड बिल है अगर तो बिजली का बिल होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अक्रूड सैलरीज है तो दिसंबर के महीने की सैलरी शीट होगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जून का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यस। सब्सिक्वेंट पेमेंट देखो, अच्छा इसमें तो कहा सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट था, इसमें पेमेंट पहले हो चुकी है, इसमें होनी है, तो इसमें ये रेंट के अक्रूवल में ये रेंट के बाद पेमेंट होगी, यहाँ पे ये रेंट के बाद। और रिलेट विद अदर एरियाज, क्या कहना चाह रहा है? अक्रूड सैलरीज है, सैलरीज के साथ रिलेट करो, अक्रूड बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस के साथ रिलेट करो। एक्सपेंसेस की 50 एक्सपेंसेस की एक अप्रोच बता रहा हूं। एक्सपेंसेस बताए आपने, अकाउंटिंग के कैसे ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस होते थे, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस होते थे, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते थे? रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन फिक्सेशन में हो गया, इसको निकाल। इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट,
सैलरी एक्सपेंस अलहदा से करना है कल, उसको साइड में। अच्छा आप सुन लें, एग्जाम में आएगा नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई सा भी एरिया आपको पूछ ले वो कि मुझे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के वेरिफिकेशन के प्रोसीजर बताएं, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ आज तक, नो प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले देखना है एक्सपेंसेस क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसिव इनकम और एक्सपेंसिव क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की सारी एजर्शन लिख देनी है। ये देखिए ये सारी एजर्शन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की है, निंजा अप्रोच, और हर एक का प्रोसीजर बनाते जाएं। जैसे मैं आपसे कहूं, अब देखें सेल्स का एरिया मैंने आपको करवाया नहीं करवाया ना, परचेजेस का एरिया करवाया है। मैं आपसे कह रहा हूं सेल्स के प्रोसीजर बताओ, आपने निंजा अप्रोच, क्या निंजा अप्रोच, पहले एजर्शन लिखे, अक्रस का प्रोसीजर बताएं। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल्स रिकॉर्डेड इन जीएल एंड चेक विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अक्रस हो गया। कंप्लीटनेस के प्रोसीजर बताएं। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड चेक रिगार्डिंग इन जीएल, एक्यूरेसी। Select a sample of sale invoices and check mathematical accuracy. Ninja approach. Classification, scan ledger, कि उसमें कोई हाई अमाउंट तो नहीं आ रहे, ये तो फिक्स एसेट सेल किया और इधर डाल दिया सेल्स अकाउंट में। कट ऑफ, परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन सेल्स, यानी ईयर एंड पे गुड डिस्पैच नोट, लास्ट गुड डिस्पैच नोट करें ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट वाले दिन, और इंश्योर करें इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है और बाद वाले इस साल में नहीं हुई, अगले साल में हुई है। कट ऑफ प्रेजेंटेशन आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं। अब देखें, अब मैंने सुन लें, अदर का एरिया बस ये खत्म, और कोई नई चीज नहीं, सिर्फ अब आपको बता रहा हूं हमने पढ़ा क्या क्या है। ये वेजेस एंड सैलरीज की अप्रूवल नहीं की, कल करनी है। आपने कहा हमने नहीं पढ़ना ज्यादा, मैंने कहा ठीक है नहीं पढ़ना ज्यादा। प्रोविजन और कंटिजेंसीज किया हमने, और आपको मैंने तैयार करवाया एग्जाम में, वो उसका दाव जो है ना, तरीका वारदात कुछ और है, सिखाता कुछ और है, तरीका वारदात कुछ और है। तो जिस तरीके से पूछेगा इंडिविजुअल, आप प्रोसीजर बता देंगे, प्रोसीजर बता देंगे, ए भाई प्रोसीजर बता देंगे। अक्रूवल में और प्री पेमेंट्स मैंने अक्रूवल के भी सिखा दिए प्रोसीजर। अगर वेजेस की अक्रूवल के प्रोसीजर पूछे, सैलरी वेजेस वो लाता है, इसके अलावा बाकी जनरल किसी के भी वो लाता है। प्री पेमेंट का भी प्रोसीजर बताए, एक्सपेंसेस का भी बताए। एक एरिया प्लान किया था नहीं करवाना था, वो नहीं करवाया, कौन सा, वो कल करवाना है। और 2 एरियाज ऐसे थे जो प्लान नहीं थे आज में, वो करवा दिए। गैस कीजिए कौन से, सेल्स और परचेजेस वाला, शाबाश, यही निंजा अप्रोच एक्सपेंसेस वाली, साथ ही मुंह बन गया उसका। ये क्या मुंह बन गया, मूड नहीं बन गया, निंजा। अब कहेगा मुझे प्यार से निंजा कहते हैं। ठीक है, खत्म, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट करके आनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ा रहा।